कल हम लोग आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से ये अनुदेशित हुआ है कि हम सब अगले साल भर इस आज़ादी के 75वें वर्ष को आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाएंगे। वास्तव में बहुत सुखद निर्णय है, इस वजह से कि आज़ादी के 75वें वर्ष के बाद इस बात की सख्त ज़रूरत हो गई है कि हम जो आज़ादी सन 1947 में मिली उसका विश्लेषण मूल्यांकन फिर से करें और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन और आज़ादी की विरासत हैं उनको फिर से याद करें ताकि भविष्य की यात्रा और भी परिपूर्ण तरीके से की जा सके। उसी संदर्भ में आज़ादी की पूर्व संध्या पर आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज की तरफ से आज का यह व्याख्यान आयोजित किया गया है। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विशेष रूप से प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं और बहुत ही विशिष्ट वक्ता है। वो न सिर्फ दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली के बल्कि अखिल भारतीय स्तर पर बहुत ही विशिष्ट वक्ता हैं, भिन्न तरह से अपना वक्तव्य रखते हैं और जब भी हम लोग उनका वक्तव्य सुनते हैं एक अलग तरह का ज्ञानवर्धन, एक अलग तरह का ज्ञान का आनंद और मनोवैज्ञानिक रूप से हम समृद्ध होते हैं। तो इस रूप में सर का विशेष रूप से स्वागत है। प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा जो हमारे कॉलेज के प्राचार्य भी हैं, मैं सर का भी स्वागत करता हूँ। इस आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर दीपांकर जी, उनका भी स्वागत है। प्रोफेसर डॉक्टर विनीता तुली मैम, डॉक्टर रश्मि बहल मैम और हमारे कॉलेज के अन्य संकाय सदस्य, उन सब का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का विषय आज़ादी का अर्थ और युवा मन है, तो जाहिर है कि युवा पर केंद्रित कार्यक्रम है। आज़ादी की पूर्व संध्या है और पिछले कार्यक्रम में सर ने कहा था कि जब भी आज़ादी का जिक्र आता है हम सब के भीतर एक अलग तरह का जोश और उत्साह भर आता है। उसी अर्थ में इस विषय का आज विशेष महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग व्याख्यान सुनेंगे। लेकिन कार्यक्रम आगे बढ़े और व्याख्यान की शुरुआत हो उससे पहले मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करना चाहूंगा कि इस शुभ अवसर पर दो शब्द कहें। और अरविंद जी गीत सुनाई दीजिए प्लीज सर। थैंक यू सर। जी सर। सुनाइए अरविंद जी, गीत सुनाइए। आज तैयार नहीं है सर, वो पहला कार्यक्रम था तो मैंने कुछ सोचा कि अलग तरह से प्रस्तुति हो। अच्छा ठीक है जी सर। धन्यवाद अरविंद जी। आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर जो इस संगोष्ठी के हमारे वक्ता हैं और मेरे लिए अभिभावक की तरह हैं, मार्गदर्शक की तरह हैं। हमेशा अकादमिक विषयों पर जब भी कहीं कोई शंका होती है तो मैं कई बार इनसे सलाह लेता हूँ। सर आपका इस कार्यक्रम में हमारे कॉलेज की तरफ से स्वागत है। डॉक्टर दीपांकर जो नोडल ऑफिसर हैं इस प्रोग्राम के लिए, डॉक्टर विनीता तुली IQAC कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर अरविंद मिश्र जो संचालक हैं इस कार्यक्रम के, और सभी सहयोगी मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। पुनः सर का स्वागत। आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम हम लोगों ने पिछले कुछ दिन पहले शुरू किया था क्योंकि अगस्त के महीने से, जुलाई से ही इसकी शुरुआत हमें करनी थी जैसा कि भारत सरकार का निर्देश है। और वैसे भी आज़ादी मिले 74 वर्ष पूरे करके हम 75वें में कल प्रवेश करेंगे, तो कई सारे कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित हो रहे हैं और हर्ष और उल्लास के साथ आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है। हम भी उसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं और मेरा चूंकि फोकस इस बात पर है कि चूंकि हम लोग शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हमारा ताल्लुक रहता है और छात्र और जो युवा है वो देश का भविष्य है, तो आज़ादी को किन अर्थों में वो समझते हैं, उनके मन में आज़ादी का क्या महत्व है, क्या उनकी अवधारणा है, आज़ादी को लेकर के उनके क्या सवाल हैं, आज़ादी की विरासत को किस तरह से वो अपने ज़हन में रखते हैं और कितने तरह के प्रश्न हैं या उनकी क्या जिज्ञासाएं हैं इसको लेकर के, ये निश्चित रूप से केंद्र में रहेगा। और मैं समझता हूँ कि जो देश का भविष्य है
जब तक वो सही मायने में आज़ादी को, उसकी विरासत को, उसकी परंपरा को, उसके अर्थ को और उसके भीतर के संघर्ष, जद्दोजहद, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई को और उसमें जो संग्राम, स्वाधीनता की लड़ाई के भीतर भी जो भारत की विविधता या भारत का वैविध्य रहा और उस विविधता को किस तरह से एकता के सूत्र में बांधा गया और कैसे ये लोकतंत्र स्थापित हुआ और हमारा लोकतंत्र मजबूत होकर के यहाँ तक पहुंचा है, हमारा राष्ट्र किस तरह से प्रगति कर रहा है, उसमें वो युवा और उसका मन हम टटोलेंगे बहुत सारे कार्यक्रमों में कि वो कहाँ है, कैसे वो देखता है, कहाँ खड़ा है। तो ये मुख्य रूप से निश्चित रूप से हम लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत सारे कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति को लेकर के, हमारी कलाओं को लेकर के, गीत संगीत नृत्य को लेकर के या विभिन्न अकादमिक विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे जहन में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, चाहे वो विज्ञान के हैं या समाजशास्त्र के हैं या साहित्य के हैं या लोक कलाओं को लेकर के है या कलाओं को लेकर के है। पूरे वर्ष मैं ऐसा सोचता हूँ कि एक सीरीज हम तय करके और हर महीने में व्याख्यान उस तरह से हम आयोजित करें, बातचीत करें देश और विदेश के विभिन्न वक्ताओं को के साथ, जिससे कि जो आज़ादी का मायना है उसको हम भी समझ सकें और उसको परिभाषित और पुनर्परिभाषित भी कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करने का विचार है। आज हमारे बीच आदरणीय प्रोफेसर आनंद प्रकाश सर वक्ता के रूप में मौजूद हैं। हम सब लोग जो उनको सुनते हैं, हर बार मैं ये कहता हूँ कि मैं सर का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, क्योंकि एक हमेशा जितनी बार सुना है एक नई बात, एक नया विचार, एक नई ऊर्जा, एक नई ताजगी का एहसास होता है और लगता है कि वातायन से एक हवा का ताजी हवा का झोंका आकर के आपके मन मस्तिष्क से होकर के गुजर जाता है और आप बिल्कुल अपने आप को तरोताजा अनुभव करने लगते हैं। तो ये एक अनुभव है मेरा अपना और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ कई लोगों का होगा जो सर को सुनते हैं और कई बातों पर हो सकता है कई वैचारिक हमारे वैविध्य भी हों, लेकिन इसके बावजूद विषय को नए अर्थ में समझने का और इनसे सीखने का जो अवसर मिलता है, इसके लिए सर का मैं धन्यवाद भी करता हूं और उनका पुनः स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका ऊर्जावान वक्तव्य और प्रेरणास्पद जो बातें आपकी होती है वो हम सबको आगे निरंतर गतिशील रहने के लिए प्रेरणा देती रहती हैं। आपका फिर से धन्यवाद। कार्यक्रम के आगे के संचालन के लिए मैं डॉक्टर विनीता तुली मैम से आग्रह करूंगा कि वो सर का परिचय देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर विनीता तुली मैम। Thank you, Arvind. Professor Anand Prakash, head of the Psychology Department and former Dean International Relations, did his BA and MA in Psychology from the Gorakhpur University and PhD from Allahabad University on the study of organizational socialization of industrial workers. Professor Anand Prakash has a teaching experience of over 40 years. Professor Prakash's area of interest include organizational socialization, cultural changes, and value orientation, meaning of work, well-being and success, leadership and education, change management, and people issues using both qualitative and quantitative methods. Sir has supervised several awarded and in-progress doctoral theses and ample dissertations. He has to his credit quite an impressive and extensive list of research papers, review articles, books, research projects, and academic projects. Sir has also held many educational administrative posts as well. And to name a few, Professor Anand Prakash is the visiting nominee to Jawaharlal Nehru University for the School of International Studies. He was also the Dean, International Relations, Humanities, and Social Science, member, Academic Council, University of Delhi.
he was also the member of the governing body of SRCC, University of Delhi, member governing body of Ramjas College, University of Delhi, member of IQAC of NAC of Mahatma Gandhi International, Hindi University, Wardha, and many more. I welcome you again, sir, and invite you to speak on the topic Azadi Ka Arth or Yuva Man. धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रोफेसर ज्ञानतोषी का कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आकर के अपने कुछ आधे अधूरे, बहुत संभले हुए नहीं हैं विचार, क्योंकि विचार संभलते हैं तो जड़ता की तरफ चले जाते हैं ज़्यादा। तो एक उनका अभी ठीक ठाक संस्कार होना बाकी है, लेकिन उसका आपने जोखिम उठा के मुझे निमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद मिश्र ऐसे व्यक्ति को काम सौंप दिया था ज्ञानतोषी ने, जो जिसको कहा जाता है ना असीम धैर्य का परिचय देते हुए, क्योंकि मैं अक्सर अनिर्णय की स्थिति में रहता हूं कि मेरे पास जो बात है, इसलिए समय लेता हूं निर्णय लेने में कि मेरे पास जो बात है उसको कौन सुनना चाहता है, किसको बताएं, और ये बात सुन करके क्या मिलने वाला है किसी को। तो एक धर्म संकट की स्थिति मुझे हमेशा एक विनम्रता में रखती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी खास बताने के लिए नहीं है, और इसीलिए समय लिया मैंने। पर अरविंद जी एज यूजुअल बहुत ही परसुएसिव हैं, और इन्होंने एक आदमी एक रिस्क लेता है, इन्होंने दो रिस्क इसी महीने में ले लिया है। पिंता जी से पहले भी संपर्क है, और दीपंकर जी ने शायद मुझे फ़ोन किया होगा, पर अपरिचित फ़ोन सामान्यतः मैं उठाने से बचता हूं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर विज्ञापन और बाज़ार के होते हैं। तो निवेदन है कि अगर ऐसा होता है तो आप एक मैसेज ड्रॉप कर दें तो मैं कॉल बैक कर लिया करूँगा। विषय जो अरविंद जी ने जब मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि आज़ादी का अर्थ युवाओं से, और युवा में ख़ास तौर पर मेरे मन में था कि वो लोग जो अभी विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं या उसकी तरफ अग्रसर हैं, जीवन की तरफ कदम बढ़ाने के लिए अग्रसर हैं, क्योंकि किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए वो एक ऐसी बड़ी निधि है जिसमें इन्वेस्ट करना हमेशा बेहतर होता है। पिछले कुछ समय से या कुछ दशकों से हुआ ये है कि हमारे अपने देश में इन युवाओं के ऊपर एक अलग तरह से ध्यान दिया गया, उनका उपयोग किया गया, जिसमें मैं देखता हूं कि ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स के या राजनीतिक विमर्श के तो अनिवार्य अंग हैं, लेकिन कोई विशिष्ट कार्यक्रम की प्रतीक्षा अभी भी है युवाओं को इस देश में कि इनके लिए कोई विशिष्ट कार्यक्रम लेके आया जाए, जिससे इनका भविष्य जो है या इनको आकर्षित किया जाए उन कार्यक्रमों के प्रति जोड़ने के लिए। तो मेरे मन में दो चीज़ें थी, एक तो आज का युवा चाहता क्या है, और भारत के और दुनिया में जो शोध और अध्ययन हुए हैं उसमें इनको कैसे समझने का प्रयास किया गया, और दूसरा ये है कि स्वाधीन होने का अर्थ क्या होता है। जब हम कहते हैं कि हम आज़ाद हैं तो क्या इसका मतलब हमारी अपनी सॉवरेनिटी से ही है कि हमारे पास अपना संविधान है, अपना झंडा है, अपने देश की सीमाएं हैं, अपने तौर तरीके और कानून हैं? तो ये क्या इंडिपेंडेंट स्टेट क्या इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पर भी स्वाधीन हो गया है कि नहीं हो गया है? क्योंकि अगर आप स्वाधीनता संग्राम के तमाम महापुरुषों की बातों को ध्यान में देखें तो उस समय गोखले ने भी कहा कि अच्छी स्वाधीनता या स्वतंत्रता का अर्थ ये भयमुक्त समाज का निर्माण करना। तो क्या हम भयमुक्त हो गए हैं, या भय के नए व्यायाम हमारे जीवन में आ गए हैं और जिनके साथ हम अपना विनिमय ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? तो क्या भयमुक्त हुआ है कि नहीं हुआ है? यूथ या युवा मन, जिसको मैं रखता हूँ कि ये 14-15 साल से लेकर के 25-26 साल तक की उम्र जो है,
इसको युवाओं की श्रेणी में सामान्यतः रखा जाता है। और अभी जो दुनिया की सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो कहती है कि 85% जो युवा है पूरी दुनिया के, वो विकसित देशों में रह रहे हैं। 85% ऑफ द youth population of the world resides in developing countries, developing nations. और इसलिए भी ये बात बार बार आ रही है कि इनका निर्माण, इनका भविष्य बनाने के लिए किस तरह का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। पर उससे पहले एक बहुत बड़ा सर्वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया कि युवा चाहता क्या है, और जो सर्वे के परिणाम आए हुए हैं मैं आपसे साझा करता हूं। आप पाएंगे कि भारतीय युवाओं का भी मन उसमें शामिल है कि वो चाहते क्या हैं। तो भारतीय युवाओं के चाहने में जो कुछ चीज़ें आती हैं, उससे आप भी कनेक्ट कर सकते हैं। पहला जो उद्देश्य जिसको कि भारतीय मन चाहता क्या, युवा चाहते क्या हैं, उसमें आता है कि हमारे पास जीवन में उद्देश्य और अर्थ कैसे स्थापित हो। फाइंडिंग मीनिंग एंड पर्पस इन लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, और क्या हमने कोई सार्थक उद्देश्य तय कर लिया है, या उद्देश्य यही है कि नहीं बड़ा होना, अध्ययन करना, नौकरी करना और अपनी सामाजिक पारिवारिक जिंदगियों का वहन करना, और उसके बाद परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाना, या उसके बाद मृत्यु हो जाना, या इससे बड़ा भी कोई उद्देश्य है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि किस तरह से पर्पसफुल, मीनिंगफुल लाइफ लीड की जाए, ताकि हम अपने हर तरह के, और इसको ले आने में क्या मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां, मैं इसकी भी थोड़ी संक्षेप में चर्चा करूंगा कि पर्पस और मीनिंग को तलाशने में किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दूसरा जो है वो युवा मन ये भी चाहता है कि वह समाज में कुछ सार्थक योगदान दे। पूछा गया कि आप की आवश्यकताएं क्या हैं, तो युवा लोगों ने बताया कि हम समाज में सार्थक योगदान देना चाहते हैं, और उसके लिए जो भी आवश्यक साधन है, संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उस पर हम अपना नियंत्रण चाहते हैं उसको करने के लिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा परिवार और जो हमारे अपने रिलेशनशिप है, संबंध हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं या उनके निकट रहना चाहते हैं। सवाल ये है कि इस तरह के चीज़ों को पाने में क्या कठिनाई है। ये आवश्यकताएं कोई असाधारण आवश्यकताएं तो है नहीं, और हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, और हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्रता को पाने के लिए कितने बड़े बड़े बलिदान दिए गए, और बलिदान देने वालों में युवा, क्योंकि युवाओं ने जब भी परिवर्तन समाज में ले आने का प्रयास किया वही सफल हुए हैं, क्योंकि शक्ति का पुंजय उन्हीं के पास है। शक्ति की जो पूंजी है, जहाँ से वो मोबिलाइज करते हैं सामाजिक और दूसरे तरह के संसाधनों को, वह सारी दुनिया में उदाहरण है कि चाहे वो कहीं पर भी अगर आया हो तो युवाओं ने उसका महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न यहाँ पर ये है कि क्या इस तरह का परिवर्तन ले आने के लिए युवा, आज के युवा और आज का युवा मन क्या तैयार है या नहीं है, और अगर तैयार है तो किस तरह की दिशा में जाने के लिए तैयार है, और अगर तैयार नहीं है तो किस तरह की कठिनाइयां हैं जिसकी वजह से तैयार नहीं है। इन्हीं प्रश्नों पर विचार करने के लिए मैं अपनी बात आपको थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से कहना चाहूँगा। मेरी बातचीत का मुख्य पक्ष जो है वो राजनैतिक और सामाजिक कम, मनोवैज्ञानिक ज़्यादा होगा, क्योंकि मैं अपने विषय की धराभूमि पर ही रहना चाहता हूँ। ये आज़ादी का अर्थ, आज़ादी और स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, और ये मनुष्य की चेतना का निर्माण कैसे करती है। अगर आप देखें कि क्या एक फ्री या एक स्वतंत्र या एक स्वाधीन, स्वाधीन शब्द में ही है कि जो स्व के अधीन हो, जो अपने आप के अधीन हो, वही स्वाधीन है। तो क्या हम अपने आप के अधीन हैं या हम किसी और चीज के अधीन हैं। और अगर हम स्व के अदर अधीन हैं, मतलब मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से और कर्म से, मतलब जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो भी हमारे कर्मेंद्रियां हैं,
वह पूरी की पूरी अगर हमारे नियंत्रण में है और हमारे मानस के अनुदेशों के अनुसार काम करती हैं, हमारी मेंटल कैपेसिटीज के अनुसार काम करती हैं, तो ये मान लेंगे कि हमें स्वाधीन है। मैं अक्सर ये सवाल पूछता हूँ अपने विद्यार्थियों से क्लास में कि ये बताओ कि मोबाइल फ़ोन के कंट्रोल में तुम हो या मोबाइल फ़ोन तुम्हारे कंट्रोल में है? ये यहाँ से इसका लिटमस टेस्ट होता है। इज़ मोबाइल फ़ोन कंट्रोलिंग योर माइंड और यू आर एबल टू कंट्रोल? हू इज़ अ मास्टर एंड हू इज़ सर्वेंट? तो यहाँ से इसका आप लिटमस टेस्ट ले सकते हैं कि हमारे आसपास की जो परिस्थितियाँ हैं वो किस तरह से हमें नियंत्रित कर रही हैं या हम उसको नियंत्रित कर रहे हैं। अच्छा, स्वाधीनता का अर्थ ये हो जाएगा कि जहाँ ये हमारा सेवक बन के रहे, हमारा इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे गैजेट्स हैं, हमारे जो डिफरेंट तरह के उपांग हैं जीवन को सुविधाजनक बनाने के, वह मेरे नियंत्रण में रहें। क्योंकि फ्रायड ने बहुत पहले ये बात कही थी कि ये सभ्यता संकटग्रस्त रहने के लिए अभिशप्त है। क्यों भाई, क्यों अभिशप्त है? तो उसने कहा कि दो बहुत मौलिक आवश्यकताएं हैं व्यक्तियों की। एक आवश्यकता है उसके स्वतंत्रता की, वह स्वतंत्र रहना चाहता है, और दूसरी उसकी आवश्यकता है वो सुरक्षित रहना चाहता है। और फ्रायड कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति स्वतंत्रता अपनी बढ़ाता है, उसकी असुरक्षा बढ़ने लगती है। जैसे हमारी जॉब, हमारी नौकरी बहुत बड़ी सुरक्षा है, पर हम ये भी जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता से एक समझौता भी है। जितनी हमारी संस्थाएं हैं, चाहे आप जिस भी संस्था की सदस्यता ग्रहण करते हैं, वह हमारी स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं एक ऐसे बिंदु पर ले जाती हैं जहां हमें समझौता करना पड़ता है, तभी जाके। तो वास्तविक रूप से स्वाधीनता का अर्थ ये भी है कि हम अपनी स्वतंत्रता और अपनी सुरक्षा के बीच में सामंजस्य कैसे स्थापित करते हैं जीवन में। हम सुरक्षित भी रहें एक ऑप्टिमम लेवल पर, और हम स्वतंत्र भी रहें। इसकी चेतना जागृत होना अगर युवावस्था में सही समय पर जागृत होती है, तो मैं मानता हूं कि यह मन स्वाधीनता की ओर बढ़ रहा है, जहां उसने सुरक्षा और स्वतंत्रता, दो बहुत मौलिक जरूरतें हैं आदमी की, उनके बीच में एक समझौता स्थापित कर लिया है। कॉलेज में एडमिशन लेना हमें जानते हैं कि हमें सुरक्षित करता है, पर हमें भी जानते हैं कि इससे हमारे अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में समझौता होता है। तो इनके बीच में एक सामयिक संतुलन, जिसको कहते हैं हार्मोनियस रिलेशनशिप, स्टैब्लिश कर लेना, एक ये बहुत युवा मन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको कि स्वाधीनता का अनुभव करने के लिए जरूरी है कि सुरक्षा और स्वाधीनता के बीच में हमें माने। क्योंकि आज भी आप देखते हो कि राजनीतिक विमर्श इतना चल रहा है, उसमें मानते हैं कि भाई रियलिटी वास्तव में कुछ है नहीं, रियलिटी एक परसेप्शन है, और इसी के ऊपर सारा का सारा खेल रचा जा रहा है कि कैसे रियलिटी को एक खास तरह से देखने का परसेप्चुअल मैकेनिज्म क्रिएट किया जाए, प्रत्यक्षीकरण के प्रक्रम जो है उसके लिए क्रिएट किया जाए, और हम रियलिटी को लोग वैसे ही देखें जैसे कि हम उनको दिखाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। उस स्थिति में भी एक मानना है जरूरी है कि हम अपने जो देखने का नजरिया है जीवन को, समाज को, तमाम उसकी तरह की अनुषांगिक व्यवस्थाओं को, उनके बीच में एक तरह का संतुलन स्थापित करें। कितनी दफा मनोवैज्ञानिक होने के नाते लोग आके मुझे कहते हैं कि लोग कोई बात मेरे बारे में करते हैं या कोई कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसमें जो मनोवैज्ञानिक होने के नाते मैं राय देता हूँ, और ये मैं युवाओं के लिए भी साझा करना चाहूँगा, कि आपके बारे में क्या कोई कहता है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस कहने के बाद आपकी क्या अनुक्रिया होती है यह आपके बारे में बताता है। अगर किसी ने कहा कि मैं ऐसा हूं और उस पर आपका क्या रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज मोर authentic data about you as a person than actually what the other person has said. किसी के कहने पर आपकी
क्या अनुक्रिया होती है, यह महत्वपूर्ण है। और अगर आपका अपने अनुक्रिया के ऊपर नियंत्रण है, जब चाहे तब आपको कोई गुस्सा दिला दे, जब चाहे तब आपको कोई अपमानित कर दे, या जब चाहे तब कोई आपको डिस्टर्ब कर दे, तब आप स्वाधीन कैसे हुए? तब तो आप उसके नियंत्रण में हो गए। लेकिन अगर अपनी अनुक्रिया करने की क्षमता आपके अपने अंदर है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं उसको अपने ढंग से ही रिएक्ट करूंगा, अपने ढंग से ही उसकी अनुक्रिया दूंगा, तो मैं ऐसे व्यक्ति को ज्यादा स्वाधीन मानूंगा। ये एक तरह का लिटमस टेस्ट है जिसको ध्यान में रखना चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत लोगों के बारे में तरह तरह की बात करते हैं, पर इम्पॉर्टेंट बात है कि उनकी बात पर आप कौन सा व्यवहार करते हैं या किस तरह का रिएक्शन देते हैं। तो अगर रिएक्शन आपका अपने कंट्रोल में है, तो मुझे लगता ये है कि आप स्वाधीनता की ओर अग्रसर है, या आपका मन काफी हद तक स्वाधीन है। एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसी से जुड़ी हुई कि हम अपनी सोच में, चाहे हम समाज के बारे में सोच रहे हो, राष्ट्र के बारे में सोच रहे हो, या तरह तरह के और घटनाक्रम या अनुभवों के बारे में सोच रहे हैं, उस स्थिति में हमें व्यक्ति और व्यवहार के बीच में भी अंतर करना चाहिए, ये मानते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अनेकों प्रकार का व्यवहार करने में सक्षम है, और वह व्यवहार उसके सैकड़ों व्यवहारों में से एक व्यवहार है। तो व्यक्ति और व्यवहार में अगर अंतर करेंगे तो उसके साथ डील करना थोड़ा आसान हो जाएगा। हम आपसे सहमत नहीं हैं, एक कथन हुआ, और हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं, एक दूसरा कथन हुआ, और दोनों के बीच में अगर आप डिस्टिंक्शन करते हैं, और ख़ास तौर से जो युवा उच्च शिक्षा में है या जो विचार ग्रहण करने के अवस्था में है, जहाँ उनको नए तरह के सोचने, समझने और आचरण करने के तरीके दिए जा रहे हैं, उस स्थिति में उनका ये अंतर कर पाना उनके अंदर ज़्यादा बेहतर संतुलन स्थापित करता है। और इसी को करने के लिए बहुत सारी तरह की टेक्निक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं और उसको चलाती है। इसका मतलब युवा, जो तीसरी बात इससे निकलती है कि अगर युवा मन स्वाधीनता की तरफ अग्रसर होना चाहता है और वास्तव में वो अधीन फील करना चाहता है, अपने मन के अधीन महसूस करना चाहता है, तो उसे बाहर और अंदर का एक संतुलन बनाए रखना पड़ेगा। क्योंकि जो साइकोलॉजिकली जो डिफिनीशन दी जाती है मेंटल फ्रीडम की, वो मेंटल फ्रीडम की डिफिनीशन ही यही है, हु इज एबल टू डिटैच फ्रॉम द एक्सटर्नल लेवल टू मेक चॉइसेस फॉर वन सेल्फ। जो व्यक्ति, जो मन, जो चेतन प्राणी बाहर के किसी उद्दीपन से या बाहर के किसी प्रभाव से अपने आप को अलग करके अपने व्यवहारों के विकल्पों में से एक विकल्प चुन के आचरण करता है, वास्तव में वही फ्री है, वही स्वतंत्र है। क्योंकि वह स्वतंत्रता आपको विकल्प के चयन की स्वतंत्रता देती है। अगर आपके पास विकल्प ही नहीं है, जैसे आपको क्रोध आने वाला है किसी बात पर, या क्रोध आ गया है और आप क्रोध करते जा रहे हैं, तो आप विकल्पहीनता का आचरण कर रहे हैं। लेकिन आपके पास ये विकल्प है कि यहाँ आप क्रोध कर सकते हैं, यहाँ क्रोध नहीं कर सकते, क्रोध की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, हिंसात्मक रूप से कर सकते हैं, आप उसको फ्रस्ट्रेटेड फील करके कर सकते हैं, स्ट्रेस होकर कर सकते हैं। तो जब आप इन विकल्पों के बीच में से चयन करते हैं, तो ये माना जाता है कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, आपका इंडिपेंडेंट माइंड है, आपका माइंड किसी बाहरी घटना या बाहरी उपक्रम से, अनुक्रम से नियंत्रित नहीं है। और ये एक ऐसी व्यवस्था है परिभाषा की जिसको कि समझना आवश्यक है। चौथी जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है इसमें कि युवा मन, और ख़ास तौर से ये युवा जो मेरा मानना ये है कि जो 1990-95 के दशक में पैदा हुआ है, ये युवा जिसने आज़ादी की कहानियाँ सुनी है, आज़ादी का संघर्ष नहीं देखा है। मैं खुद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मेरा जन्म हुआ है, पर जब मैं बचपन में उसकी कहानियाँ सुनी हैं, अंग्रेज़ों के बर्बर अत्याचारों की, या संघर्ष की, या तालाबंदी की, या हड़ताल की, या सत्याग्रह की, या गांधी जी की कहानियाँ जो सुनी हैं अपने गांव में बचपन में, वह कहानियाँ बहुत दूर और बहुत पुरानी नहीं लगती थी। तो उनके साथ एक सहज तादाद में हमारी पीढ़ी का बन जाना स्वाभाविक है।
कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी इतने लंबे दशकों के संघर्ष के बाद हमने जो है ये अपनी आज़ादी प्राप्त की है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है जो आई हुई है, इस नई पीढ़ी के लिए कहानियाँ बहुत दूर की कहानियाँ लगती हैं। और मैं भारत सरकार को और विशेष रूप से आरएसडी कॉलेज और ज्ञानतोष जी को लेना चाहता हूँ कि ये जो आज़ादी का पूरा जो महोत्सव है, अमृत महोत्सव, इसको फिर से एक बार उसका पुनरावलोकन करना और उन कहानियों को नए सिरे से गढ़ना और सुनाना इस नई पीढ़ी को, नए युवा मन को, ये बहुत ही आवश्यक है ताकि इससे एक बहुत महती उपलब्धि प्राप्त की जा सके। और यह युवा मन से भी जुड़ी हुई है, जहाँ के हम कहते हैं कि क्या हमने अपने जीवन में अतीत, वर्तमान और भविष्य के बीच में संतुलन बनाना सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है। और जब ये कहानियाँ हम सुनते हैं अतीत की और हम उसको वर्तमान में अपने झरोखे से देखते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारे अंदर देश और काल के बीच में एक तरह की कनेक्टिविटी, एक तरह का संबंध स्थापित हो रहा है। तो ये जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों, क्योंकि यहाँ पर मानते हैं मनोवैज्ञानिक कि अगर आपका मन अतीत की किसी घटना में अटक गया है तो भी आपके वर्तमान पर उसका असर पड़ेगा, और अगर आप भविष्य को लेकर के बेहद ज़्यादा चिंतित हैं, बेहद ज़्यादा परेशान हैं, तो भी आप अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इसमें जो भारतीय परंपरा में जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, एक आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है डांसेस ऑफ शिवा। एंथोलॉजिस्ट थे आनंद कुमार स्वामी, और उन्होंने लिखा है कि जो भारतीय परंपरा में काल के नियंता हैं वो हैं भगवान शिव, और शिव का जो एक आभूषण है वो है डमरू। उन्होंने कहा कि डमरू समय का प्रतीक है, क्योंकि डमरू को अगर आप ध्यान से देखें तो उसके बीच में एक सुमिरनी होती है, बीच का मध्य भाग थोड़ा पतला और बाएं और दाहिने के भाग थोड़े उसके चौड़े होते हैं। और अगर आप उसको कभी पीछे की ऐसे घुमाएं और दूसरी तरफ से भी घुमाएं तो सुमिरनी दोनों पार्टों पे चोट करती है। एक पार्ट आपका जो है अतीत का है और एक पार्ट आपका भविष्य का है। तो जब आप इसको अतीत की तरफ घुमाएंगे तो अतीत की ध्वनि होगी, और जब आप इसको भविष्य की तरफ घुमाएंगे तो भविष्य की ध्वनि होगी। जीवन का संतुलन स्पंदित होता है जब आप भविष्य और वर्तमान के साथ, वर्तमान में उसको गतिशील करें, पर हर वर्तमान में आपके अतीत का और भविष्य का स्पंदन संतुलित ढंग से सुनाई देता है। तो वहाँ पे जाके मन धीरे धीरे एक तरह की आज़ादी, एक तरह की फ्रीडम, एक तरह की संतुलन को ग्रहण करता है। और ये जो युवा मन है उसको, क्योंकि युवा मन जो आधुनिक युवा मन है वो उसके साथ थोड़ी सी समस्या जो समाजशास्त्रियों ने और विचारकों ने बताई हुई है कि या तो वो भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा एंक्शस हैं, या भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एक्साइटेड हैं, और या फिर उनका अतीत के साथ कनेक्शन बहुत कम है। अतीत के साथ कनेक्शन रखना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। हर व्यक्ति को एक थोड़ा इतिहास बोध होना ज़रूरी है। ये इसलिए नहीं है कि ऐसा किया जा रहा है, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण अध्ययन हुआ है, और उस अध्ययन को किया है एक लेखक हैं पुस्तक के, उनका नाम है एरिक विनर। और एरिक विनर ने एक पुस्तक लिखी है, उसका टाइटल है ज्योग्राफी ऑफ ब्लिस, कि प्रसन्नता का भूगोल, या जिसको आप ज्योग्राफी ऑफ हैप्पीनेस कह सकते हैं, कि किस दुनिया में लोग सुखी हैं। दुनिया का जो सबसे ज़्यादा धनी देशों में जो एक देश आता है उसका नाम है कतर। कतर का नाम आपने सुना होगा, मिडिल ईस्ट का एक देश है, और इनके पास बहुत पेट्रो डॉलर है। उसके पहले जब इन्होंने अपने कंट्री में पेट्रो डॉलर डिस्कवर किया, उसके पहले ये खाना बदोश ज़्यादातर रेगिस्तान है उसके आसपास, और बहुत कड़ा और संघर्षपूर्ण जीवन जीते थे। तो उसने अपने अध्ययन में, कतर के अध्ययनों में लिखा, उसने भारत का भी किया है और भी तमाम देशों का किया हुआ है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण यहाँ मैं बताना चाहता हूँ ये है कि
वहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या उसने युवाओं में प्राप्त की, ये बोली कि इन लोगों में अपने इतिहास को लेकर के, अपने हेरिटेज को लेकर के, अपने जो परंपराएं हैं राष्ट्र की लेकर के, उसको लेकर के किसी तरह की कोई आइडेंटिटी फॉर्मेशन नहीं हुआ है, और इसलिए इन लोगों को लगता है कि ये जड़ से उखड़े हुए हैं, और इसीलिए वहाँ की सरकारें म्यूजियम बना रही हैं, वहाँ की सरकारें जो हैं उनके अंदर इतिहास बोध पैदा करने के प्रयास कर रही हैं, ताकि उनकी जिसको कहा था अस्मिता का प्रश्न, आइडेंटिटी के प्रश्न का सही सही डेटा ड्रिवन एस्टिमेशन उनको दिया जा सके। जबकि हमारे यहाँ इतिहास का बोध सब में बहुत ही प्रबल है। आप पूछ के देखिए तो सब बता देंगे कि उनके पूर्वज कौन थे, वंशज कौन थे, उनका परिवार क्या है, उनका गोत्र क्या है, वो कहाँ से लोग आए हुए हैं, क्या किए हुए हैं। ये बल्कि परिवारों में बताया और साझा भी किया जाता है, और ये बताता है कि हमें विशेष रूप से कुछ खास तरह की चीज़ों को लेकर के स्मिता का संकट नहीं है। स्मिता का संकट मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो हम परिभाषित कर देते हैं कि वास्तव में हम कौन हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बायोलॉजिकल हेरिटेज क्या है, हमारा कल्चरल हेरिटेज क्या है, हमारा टेम्पोरल हेरिटेज क्या है। ये सारे के सारे हेरिटेज हम डिफाइन करने में है। तो अगर युवा मन इस चीज़ को, इसके बीच में संतुलन स्थापित कर लेता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में, तो मुझे लगता है कि उसके कदम स्वाधीनता की तरफ मजबूती से जम जाएंगे। ये थोड़े से संकट और दुर्भाग्य का विषय है कि जिस तरह का भयमुक्त समाज, या जिस तरह के भविष्य के प्रति जो हमारी चिंताएं हैं, अगर वो चिंताएं हमारी कम हो सकें और हम वर्तमान पे ज़्यादा फोकस कर सकें विद सर्टेन काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पास्ट, तो जा कर के हमारे कदम स्वाधीनता की तरफ ज़्यादा तीव्रता से बढ़ेंगे। पर इतिहास का बोध और इतिहास का सही बोध, अपने स्मिता की पहचान और भविष्य के प्रति एक तरह की सकारात्मक दृष्टि, ये अगर हमारे अंदर, हमारे चेतन मन में घटित होती है, तो हम मान के चलेंगे कि ऐसा हमारे युवा मन को स्वस्थ और संतुलित बनाने के लिए आवश्यक है। अब जो प्रश्न मैंने प्रारंभ में उठाया था कि इसको हासिल करने में कठिनाइयाँ क्या, ऐसा क्यों नहीं हो पाता, ये बातें तो आमतौर पर समाजशास्त्री या दूसरे तरह के जो विद्वान और गुणीजन है वो बताते रहते हैं, पर कठिनाइयाँ क्या है, और इस कठिनाइयों को मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरह से विश्लेषित किया है। उसमें से 3-4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ताकि ये लगे कि इन कठिनाइयों को दूर कैसे किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ी जो जिसको कहते हैं, ये हमारे द्विध्रुवीय संकट हैं, बाइपोलर क्राइसिस ऑफ द लाइफ। और पहली बाइपोलर क्राइसिस से मानते हैं कि ये संतुलन क्यों एक प्रयासपूर्ण क्रिया है। अनलेस वी मेक एफर्ट, unless we take conscious strategies, striking out a balance between these bipolar characteristic and bipolar qualities would be difficult. उनके बीच में मुश्किल होगा। और पहला जो संकट है उसका ये है, शरीर और मन के बीच का आपसी संबंध। अभी देखने की चीज़ है कि आप क्योंकि अभी जो कुछ नए शोध आ रहे हैं उसमें मानते हैं और मान रहे हैं लोग काफ़ी हद तक कि शरीर का अपना भी एक भाव पक्ष होता है। मन का भाव पक्ष होता है तो सभी जानते हैं, पर शरीर का भी एक भाव पक्ष होता है, और कभी कभी शरीर और मन के भाव पक्ष के बीच में भी एक तरह का अंतर्द्वंद होता है। जैसे अगर इसको न्यूरोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में कहें तो मनुष्य की जो इंटेस्टाइन्स हैं, जो उसके आंतें हैं, उन आंतों में करीब करीब 100 मिलियन नर्व्स एंडिंग्स हैं, या वहाँ से नर्व निकल करके ब्रेन में जाती है, जो एक बहुत बड़ी केमिकल फैक्ट्री का काम करती है। और कुछ जो इस एरिया में काम करने वाले लोग हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, मैंने इस बारे में कुछ जूलॉजी के लोगों से जो दिल्ली विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं उनसे चर्चा भी की है, एंडोक्राइनोलॉजी का जो स्पेशलाइजेशन करते हैं, और एक कहते मानते हैं कि इसकी अपनी एक इंटेलिजेंस है, और शरीर की अपनी एक व्यवस्था है, मन की अपनी व्यवस्था है। मन का निर्माण कुछ और कारणों से होता है,
शरीर का निर्माण कुछ और कारणों से होता है, और इनके बीच में संतुलन स्थापित करना एक प्रयासपूर्ण क्रिया है। और प्राणायाम और योगा और जितने सारे तरह के उपक्रम आप जानते हैं, परिचित हैं, वो इन्हीं दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने की क्रिया है। और अगर आप भारतीय परंपरा में भी देखें तो ये जो जिसको चक्रास बताते हैं, ऊर्जा के जो चक्र हैं हमारे शरीर में, 7 चक्रों की जो बात की जाती है, उसमें 3 चक्र अगर आप देखें तो वो आपके पेट के नीचे के हैं और 3 चक्र पेट के ऊपर के हैं। तो ये माना जाता है कि पेट के नीचे का जो भाग है और पेट का ऊपर का भाग है, स्वादिष्ठान, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र अगर आप देखें तो ये 3 नीचे के हैं, और ऊपर उसके बाद जो है वो हृदय चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार, ये ऊपर के चक्र हैं। और इनके बीच में जो मेडिटेशन या जो आपके अनुलोम विलोम की क्रियाएं होती हैं, वो बेसिकली मन के और शरीर के बीच में संतुलन स्थापित करने की क्रिया है। क्योंकि संतुलन स्थापित करने के बाद ही मन आपका स्वाधीनता की तरफ अग्रसर होता है, आप आसानी से विचलित नहीं करते हैं। और ये मानते हैं कि ये शरीर के और मन के अलग अलग क्षेत्र हैं, रीजनल सेंटर्स हैं, और रीजनल सेंटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ हद तक स्वायत्त है और कुछ हद तक सेंट्रली कंट्रोल्ड है। ये जैसे कि हमारे देश में है जो फेडरल कैरेक्टर है कि स्टेट्स और जो सेंटर है, इनके बीच में भी एक तरह का रिश्ता है, और जब इन रिश्तों के बीच में असंतुलन स्थापित होता है तो देश में अलग अलग तरह की राजनीतिक हलचलें तेज होती हैं। शरीर के भी लिए इस तरह के रूपों का प्रयोग किया गया है उनको बताने के लिए कि अगर हमारे ये, तो इनके बीच में संतुलन स्थापित करना ये ज़रूरी है। और इसके लिए जो प्रिस्क्राइब्ड तरीके हैं वो कॉग्निटिव थेरेपी, रिस्ट्रक्चरिंग, काउंसलिंग, मेडिटेशन और भी तरह के उपाय इसमें तरह तरह के बताए जाते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ये पहला संकट है जो हमारे मन को पूरी तरह से स्वाधीन होने से रोकता है। स्वाधीनता का ये मतलब नहीं है स्वच्छंदता है, ध्यान रखिएगा। स्वाधीनता का मतलब ये हुआ जहां आप अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता के बीच में सही संतुलन स्थापित कर सकते हैं, वहीं पे स्वाधीनता आती है। पहला संकट ये कि मन और शरीर के बीच में कैसे संतुलन स्थापित करें, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी है कि संतुलन ये जेनेटिकली जो हमने इम्बाइब किया हुआ है, आप स्वतः होने वाली क्रिया नहीं है, इसके लिए प्रयास करने ही पड़ेंगे ताकि आप स्वाधीनता की तरफ चल सकें। दूसरा जो सबसे बड़ा संकट है, जो जिसको हम लोग मानते हैं कि लेफ्ट वर्सेस राइट का झगड़ा है, ये राजनीतिक लेफ्ट वर्सेस राइट नहीं है, ये दक्षिणपंथी और वामपंथी नहीं है, बल्कि ये ब्रेन की बनावट के लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो हमारे ब्रेन की बनावट है उसमें 2 तरह के गोलार्ध हमारे अंदर मौजूद हैं। एक हमारे भावना को नियंत्रित करता है, भावनाओं को, एक हमारी तर्क बुद्धि को नियंत्रित करता है, और दिल और दिमाग के झगड़े जिसको आम भाषा में कहे जाते हैं। मन की बनावट में बुद्धि और तर्क के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, और इन दोनों को जोड़ने की भी व्यवस्था उसमें की गई है। इसमें जो सबसे बड़ा संकट ये है कि एक स्वचालित प्रणाली से नियंत्रित होता है, वन इज कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेस, और दूसरा जो है वह प्रयास पूर्वक हासिल किया जाता है। जैसे कि भावनाएं स्वतः घटित होती हैं, लेकिन तर्क अगर आपको गढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तर्क अगर आपको लेके आना है तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन भावनाएं स्वतः घटित होती हैं। भावनाएं घटित होने के जो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्सेज है वो लगातार चलती रहती हैं, वो थकती नहीं है। लेकिन अगर आप बुद्धि की लड़ाई कहीं पे लड़ रहे हैं तो वहां पर आपको थकान होने लगेगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो आधुनिक विकल्प या आंदोलन या परिवर्तन के जितने भी सारे प्रयास हुए हैं वो युवाओं के ऊपर है, क्योंकि वो भावना प्रधान युवा वर्ग है। युवा वर्ग में भावना का एक तरह की प्रधानता होती है, और इसीलिए उनमें ऊर्जा ज्यादा होती है। जहाँ भी भावना की प्रधानता होगी वहाँ ऊर्जा ज्यादा होगी, संवेग ज्यादा होगा, गति ज्यादा होगी। तो जब युवा किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो भावना प्रधान है, लेकिन वहां पर जब आप उसको
रेगुलेट करते हैं अपने इंटेलेक्ट से, अपनी रेशनैलिटी से, अपने तर्क से, तो उसका रेगुलेशन एक तरह का संतुलन उत्पन्न करता है। तो जितनी आवश्यकता है उतनी ही भावना हो और जितना वो है, क्योंकि इन दोनों का स्पेशलाइजेशन अलग अलग तरह की गतिविधियों को नियंत्रित करता है, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और ये प्रयास आपको करना पड़ेगा, वैसे ही प्रयास जैसे मानव शरीर को माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने के लिए करना पड़ेगा, उसी तरह से लेफ्ट एंड राइट को कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट हेमिस्फीयर आपका राइट साइड के बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, और जो राइट वाला हेमिस्फीयर है वो आपके लेफ्ट साइड के बॉडी कंट्रोल करता है। अगर थोड़ा लाइटर साइड में कहें तो देश का भला तभी होगा जब वामपंथी और दक्षिणपंथी एक साथ संतुलन में आ जाएंगे, क्योंकि सबके पास जो शायद बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो राजनीतिक दूरियां हैं या जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस हमको खानों में अलग अलग बांट के देखते हैं। पर अगर मन पूरा का पूरा एक तरह का देह है, एक तरह का शरीर है, एक तरह का देश है, देश का एक अर्थ स्पेस से भी होता है, देह से भी देश का कुछ संबंध होता है। देह और देश बहुत दूर नहीं खड़े हैं, पास में ही खड़े हैं, क्योंकि देह की बहुत सारी उपमाएं देश पर भी लागू होती हैं। और आप याद करिए बहुत लोगों के कथन जिन्होंने कहा कि ये देश नहीं है, ये शरीर है, और इस शरीर का शीर्ष कहाँ से शुरू होता है और इसके पांव कहाँ पखारे जाते हैं, सब बहुत सब तरह की उपमाएं उसमें दी गई। तो देह और देश का की उपमाएं भी उसमें दी जाती हैं। इसीलिए मेरे मन में आया कि इस बात को कि देह के ऊपर देह को संचालित करने का जो विधान आप लेके आते हैं वो विधान संतुलन में है। उसी तरह से भी देश को समझने का या स्वाधीनता को समझने का जो आप विचार लेके आते हैं, गांधी के भी पूरे के पूरे चिंतन में अगर आप उठा करके देखें तो इसी संतुलन का, इसी व्यवहार और व्यक्ति के बीच में अंतर का भाव उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने कहा कि आप अंग्रेजों से मत नफरत करिए, बल्कि अंग्रेज जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह की शासन प्रणाली लेकर के आए हैं, उसको बदलने की जरूरत है। अंग्रेजों से नफरत करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आप पाएंगे कि चौरा चौरी कांड के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लेके आया था। ये जो मूल अवधारणा थी उस दर्शन की, वो यही थी कि व्यक्ति और व्यवहार के बीच में अंतर करें। आपकी नीतियां, आपके आचरण, आपके तौर तरीके बुरे हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, पर एक व्यक्ति के रूप में आप का मूल्यांकन हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्योंकि आचरण बदलना आसान होता है, आचरण बदलना मुश्किल नहीं होता है, व्यक्ति को बदलना बहुत ही कठिन होता है। इसीलिए ये वाला तर्क आप पाएंगे, और गांधी ने इसका बहुत विशद उपयोग किया। और ये बात बिल्कुल प्रामाणिक तमाम तरह के लेखों और शोधों से प्रमाणित हुई है कि इस समझ ही सही रूप से भारतीय समझ है, जहाँ संतुलन को महत्व दिया जाए, जहाँ देह और देश के विधान को देखिए, जितना देश के प्रति गांधी ने ध्यान दिया है उतना ही अपने देह के प्रति भी गांधी ने ध्यान दिया है। उपवास कितना करना है, किस तरह का भोजन ग्रहण करना है, किस तरह की दिनचर्या रखनी है, किस तरह का लेकर के आना है। इसीलिए ये जो मानव शरीर के बीच संतुलन वाली बात है वो वहां से जुड़ती है, क्योंकि उसके बगैर यह संभव नहीं है कि आप कोई बड़ी समझ उसमें जो है निकाल सकें और पैदा कर सकें। ये दूसरा संकट है। तीसरा संकट इसको लेकर के ये है जो रोकता है हमारे मन को स्वाधीनता की तरफ ले जाने के लिए या संतुलन से बिगाड़ने के लिए, वो है नए और पुराने, आधुनिक और पुरातन के बीच का अंतर्द्वंद। और ये सिर्फ हमारे लोक आचरण या लोक जीवन में ही नहीं है, बल्कि हमारे मन में भी होता है। हमारे मन का या हमारे मस्तिष्क के निर्माण में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इनहेरिटेंस से मिली हुई हैं, हमें आनुवंशिकी से प्राप्त हैं, हमारे इवोल्यूशन या हमारे विकास के क्रम में हमें प्राप्त हुई हैं। बहुत सारे तरह की जो बनावट है, बहुत सारे तरह की दृष्टियाँ हैं, और बहुत सारे तरह के बनावट हमारी आधुनिक शिक्षा या हमारे अपने प्रयासों से भी आई हुई है। जैसे भोजन आप क्या करते हैं और कैसे पसंद करते हैं, जो लोग बहुत सारे आजकल शास्त्र चल रहे हैं
कि ये खाइए तो ठीक रहेगा। और बाजार और विज्ञापन ने काफ़ी उथल पुथल मचा रखी है स्वास्थ्य और उसको लेकर नए विमर्श को क्रिएट करने में। मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि अगर हमारी जेनेटिक बनावट या पीढ़ियों से एक तरह का भोजन करके लोग उनका एक जेनेटिक इनहेरिटेंस है, तो एकाएक उसमें बदलाव ले आने से किस तरह शरीर उसको ग्रहण करेगा, और अभी तक इसका जो है कोई बहुत संतोषजनक उत्तर नहीं मिला हुआ है। यह बात अगर आप देखें तो हमारे अपने राष्ट्रीय चेतना के संदर्भ में, सामाजिक चेतना के संदर्भ में या व्यक्तिगत चेतना के संदर्भ में आवश्यक है कि हमारे में एक तरह का संतुलन आधुनिकता और परंपरा का, दोनों का बना रहे। परंपरा, बहुत पहले हिंदी के विचारकों ने कहा है कि परंपरा का अर्थ ये है कि परंपरा गतिशील हो। परंपरा अगर गतिशील नहीं है तो वो रूढ़ी बन जाती है। परंपरा, एक पैर आपका जमीन पैर है और दूसरा पैर चलने के लिए उठा हुआ है, शायद वहीं से परंपरा शब्द जो है वो निकला हुआ है कि वो गतिशील है, डायनामिक है, वह चेंज होती रहती है और समय के साथ वो अपने आप में परिवर्तन करती रहती है। और जो परिवर्तन नहीं करती है परंपरा, वो आप मान करके चलिए वक्त के अंधेरे गलियारे में गुम हो जाती है। और इसलिए नए और पुराने के बीच में यह हमारी मानसिक व्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा संयोग है। और इसके लिए जो विचारक उदाहरण देते हैं कि हमारा मानव शरीर, मन जो है वह बिल्कुल उस मकान जैसा है जो 19वीं सदी में बना था, 3 कमरे का मकान, और जैसे जैसे नई नई पीढ़ियां आती गईं वैसे वैसे उसमें नए नए व्यवस्थाओं का निर्माण होता गया। किसी ने किचन नया करा लिया, किसी ने जो है वो बालकनी नई बनवा ली, किसी ने छत पर कमरा बनवा लिया, लेकिन मूल अवधारणा उसी तरह से जो मन के तमाम प्रकोष्ठ बने हुए हैं उसमें बहुत सारे तत्व विकास की प्रक्रिया में हमें प्राप्त हुए हैं और बहुत सारे तत्व जो है वो आधुनिकता या मॉडर्निटी से मिले हुए हैं। और इसीलिए इनके बीच में भी एक तरह की कठिनाई रहती है कि कैसे तारतम्य स्थापित करें। और युवाओं के ऊपर खास तौर से ये चुनौती है, क्योंकि तारतम्य स्थापित करने की जो संस्थाएं हैं, परिवार, विद्यालय, समाज या दूसरे, इन सब की जगह करीब करीब अब इंटरनेट ने ले लिया है। इंटरनेट मीडियम इम्पॉर्टेंट है, वह एक सूचना का तंत्र है ज़रूर, लेकिन यह इन संस्थाओं का रिप्लेसमेंट अभी तक नहीं साबित हो पाया है। और नतीजा ये हुआ है कि युवा, खास तौर पर ये वर्ल्ड वाइड सर्वे में है कि युवा एक खास स्थिति में लोनलीनेस का भी शिकार है, अकेलेपन के भी शिकार है, क्योंकि they spend too much time on internet, they think they have answer to all the questions, right? And they gradually starts believing more into the virtual world. जो वर्चुअल वर्ल्ड से उनको प्राप्त है उसमें उनका बेहतर है, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि नए और पुराने, तर्क और भावना दोनों के बीच में अगर एक तरह का अंकुश लगाते हैं तो फिर ये जो मन का हाथी है वह उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में इसको लेकर के चलना चाहते हैं। और ये जो सारे संकट हैं, मन के, शरीर के, भावना के, बुद्धि के, नए के, पुराने के, स्वचालित के और नियंत्रण करने के, यह सारे के सारे संकट बाधा हैं जो हमें स्वाधीनता की तरफ कदम बढ़ाने से रोकते हैं। दे आर इंटरफेरेंसेस। इनको नियंत्रित करने के अपने प्रणालियां हैं, अपने तरीके हैं। बहुत सारे तरह के व्यवस्थाएं इसमें दी गई हैं। इसमें कॉग्निटिव थेरेपी एक व्यवस्था है, मेडिटेशन एक व्यवस्था है, इसके अंदर माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर उन संस्थाओं को जो संस्थाएं मन का संस्कार करती हैं, वही संस्कार नहीं जो आपको परंपरा दे देती है, बल्कि मन का संस्कार करती हैं, क्योंकि ये माना जाता है और ऐसा मानने का आधार भी है कि युवा मन अगर आदर्श से अनुप्राणित है, इफ इट इज वाइब्रेटिंग विद सर्टेन काइंड ऑफ आइडियलिज्म, सर्टेन काइंड ऑफ विजन, जिसके पास एक तरह का आदर्श है,
दुर्भाग्य से जो डोमिनेंट नैरेटिव है आजकल जो चल रहा है वो प्रैक्टिकलिटी का नैरेटिव है, और आदर्श को बचाए रखने की जिम्मेदारी शिक्षकों की होगी। मेरे ऊपर ये आरोप हमेशा लगता रहता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो आदर्श बात है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो मैं मानता हूं कि हाँ ठीक है, आदर्शवाद है, पर मैंने बताइए कि अगर मैं उस आदर्श की बात नहीं करूंगा तो समाज का कौन सा वर्ग आदर्श की बात करेगा? और आदर्श की अनुपस्थिति में व्यवहारिकता का कोई मतलब है? क्योंकि व्यवहारिकता तो हर क्षण अपना चरित्र बदलती है, अपना स्वभाव बदलती है। तो एक वर्ग को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि वो आदर्श को जीवित रखे। आदर्श उस प्रकाश पुंज की तरह से, हाउस, लाइट हाउस जिसको मैं कहता हूं, वो लाइट हाउस की तरह से है जो नाव की मंजिल नहीं है, लेकिन नाव सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है इसका संकेत वहीं से प्राप्त होता है। आदर्श वही स्थिति है। और इस व्यवहारिकता के युग में जहाँ व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिकता, राजनीति में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ये इतने सारे डोमिनेंट डिस्कोर्सेज हैं, इतने सारे जबरदस्त विमर्श हैं इसको लेकर के कि एक आदर्श कहीं ना कहीं रहना चाहिए कि भाई अच्छा जीवन क्या है, अच्छी शिक्षा क्या है, अच्छा संस्कार क्या है, इसका कोई समझ, कोई सोच अगर हमारे अंदर नहीं है तो व्यवहारिकता अपना स्वरूप रोज बदलती है, रोज नए व्यवहारिकता की मांग होगी। और मौसम बदलेगा तो व्यवहारिकता बदल जाएगी, देश काल बदलेगा तो व्यवहारिकता बदल जाएगी, पर आदर्श अगर आपके पास रहता है तो आपका लाइट हाउस जल रहा है और इससे जीवन की दिशा चलती रहती है। तो ये जो आत्मनियंत्रण ले आने की बात है, वो आत्मनियंत्रण भी एक तरह के आदर्शवाद से अनुप्राणित होता है, संचालित होता है। तो मेरा निवेदन युवा वर्ग से यही होगा कि तमाम झटके और तमाम व्यवस्था के बाद, क्योंकि हमें मानते हैं कि जब भी एक आदर्श हमारे मन में जिंदा रहेगा या आदर्श चल रहा है तो उस आदर्श को बचाए रखने की कीमत चुकानी पड़ती है। There is always a price that we have to pay for preserving and maintaining our values and the ideals. और अगर वो युवा मन से एक्सपेक्टेड है कि वह इस बात के लिए तैयार होगा कि कैसे जो है आत्मनियंत्रण से उस आदर्श को बनाए रखे, उसको संरक्षित रखे, उसको अक्षुण्ण रखे और उसको डायनामिकली डिफाइन करे, ना कि पूरी तरह से करे। और हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि जो हमारे संतुलन की जो व्यवस्था है, चाहे वो संतुलन हमारे तर्क और सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच का हो, वह तर्क चाहे हमारे शरीर और मन के बीच का हो, वह संतुलन चाहे हमारे नए और पुराने के बीच स्थापित करना है, क्योंकि अंतर्द्वंद के यही आयाम है जिनको कि देखा जाता है। और इनके बीच में अगर चलता है तो ये जो स्वाधीनता है, जिस स्वाधीनता का उत्सव पूरे वर्ष, पूरे जीवन भर हम मनाते हैं और जिसको बहुत बलिदान और बहुत बड़ी कीमत दे करके राष्ट्र के नायकों ने हमें समर्पित किया है, नई पीढ़ी को समर्पित किया है। और अब ये जो पीढ़ी आई जिसको कहते हैं कि ये जो स्ट्रगल का शौक है, हमें मानते हैं कि टेक्स इंडिपेंडेंस का जो स्ट्रगल था, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी तक आते आते एक नए तरह के राष्ट्र, एक नए तरह के निर्माण की कल्पना, नए तरह के निर्माण का स्वप्न तीसरी और चौथी पीढ़ी आने तक जीवित रहता है। और पहली और दूसरी पीढ़ी तो उस घाव को भरने में निकल जाती है जो घाव स्वतंत्रता की लड़ाई से प्राप्त हुआ है। पर ये जो युवा मन की पीढ़ी है, इस पीढ़ी के ऊपर ये भी दायित्व है कि ये जो अमृत महोत्सव जो है वो वास्तव में इस देश के लिए एक अमृत साबित हो। और अमृत का जो रूपक है वो मानते हैं कि हमेशा मंथन से ही निकलता है। और मंथन एक तरह की कथा है, पर हर कथा का एक सार बिंदु होता है
कि अच्छी और बुरी, राक्षस और देव, अगर आप देखें तो एक अच्छे का प्रतिनिधित्व करने का समूह है और राक्षस एक बुरे का प्रतिनिधित्व करने का है, और जो ये पूरा जगत है वो एक तरह का मन है। तो आपका मन जो अच्छे और बुरे के बीच में निरंतर मंथन करेगा, तो इस मंथन से कुछ अच्छी बातें निकलेंगी। 14 रथ निकले थे, इससे कुछ अच्छी बातें निकलेंगी, पर संभावना यही है कि मंथन तभी संभव हो सकता है जब आप एक निश्चित गति से उस रस्सी को और उस चाक को घुमाते रहें, और वो निश्चित गति एक तरह का संतुलन है। तो अगर मन के इस सारे तरह के अंतर्द्वंद, अच्छे बुरे, भावना और तर्क, पुराने और नए, इन सब के बीच में अगर आप संतुलन से मंथन करते रहें, चाक घुमाते रहें, तो मेरा ख्याल है कि अमृत निकलेगा, और वो अमृत पाने का जो सौभाग्य होगा। कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि भाई अमृत भगवान विष्णु को ही क्यों दिया गया? इसलिए कि वो सबसे ज्यादा संतुलन में आप ये पाएंगे क्षीर सागर में शेषनाग पर लेटे हुए। संतुलन स्थापित करने का इससे बढ़िया चित्र आपके दिमाग में नहीं हो सकता। सागर निरंतर हिल रहा है और शेषनाग पर वो बैठे हुए हैं, लक्ष्मी के लिए प्रयास नहीं कर रहे, पर लक्ष्मी चरणों में समर्पित है उनके। और इसीलिए शायद उनको सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति पाया गया कि अमृत इन्हीं को दिया जाए। तो मुझे लगा कि इस रूपक से अगर अमृत प्राप्ति की कामना है, तो ये जो डिफरेंट तरह के हमारे द्विध्रुव आयाम है अंतर्द्वंद के, इनके बीच में संतुलन स्थापित करके और जिसको कि मथते रहेंगे, तो अमृत प्राप्त होगा और जहर तो निकलेगा, पर वो किसी और के पास जाएगा जिसके पास उसको धारण करने की क्षमता होगी। लेकिन अमृत पाने के लिए उसी व्यक्ति के पास जाएगा जो जीवन का भी अमृत शायद वहीं प्राप्त होता है जहां आप संतुलन में रहना सीख लेते हैं। अच्छा लगा, हालांकि बहुत इसको एक हम लोग भोजपुरी में शब्द यूज करते हैं टटका। इट वाज नॉट वेरी वेल मेड एंड गार्निश्ड, और बहुत तरह से सजाया नहीं गया था विचार, क्योंकि मैं भी कुछ बात करते समय सोच रहा था और कुछ उलझनों को सुलझा रहा था, पर मुझे अच्छा लगा कि अब इसके आगे यहाँ से सोचने का काम शायद बेहतर शुरू होगा। और फिर से आपका, आपके कॉलेज का, प्रोफेसर ज्ञानतोष जी का और विशेष रूप से अरविंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अवसर दिया जहाँ मैं कुछ अपनी सोच से कुछ लड़ पाया और कुछ संतुलन बना पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अंत में कहा कि मेरा व्याख्यान या मेरी प्रस्तुति बहुत व्यवस्थित नहीं थी, लेकिन व्याख्यान के शुरुआत में ही आपने एक बात कह दी थी कि जो जब बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होता है वो उतना ही रूढ़ हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आपका व्यवस्थित व्याख्यान नहीं था, और यहाँ यानी कि हमने कोई रूढ़ व्याख्यान नहीं सुना, जिसकी प्रशंसा ज्ञानतोष कुमार सर प्राचार्य महोदय हमेशा करते रहते हैं। तो उसी अर्थ में आज का व्याख्यान भी हम लोगों ने बिल्कुल नए अंदाज में सुना। अभी तक हम लोगों ने 2-3 व्याख्यान करवा लिया है, कॉलेज करा चुका है, और आज़ादी को इस तरह से एक अलग परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं, फिलहाल हमने नहीं सोचा था, लेकिन आपके व्याख्यान के माध्यम से वैसा संभव हुआ। और आपको आमंत्रित करते हुए मेरे मन में जिज्ञासा यही थी कि क्या सर राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की कुछ बातों को उद्धृत करते हुए युवाओं को आज़ादी के लिए प्रेरित करेंगे, या आज़ादी के संदर्भ में युवाओं के मन रूपी समुद्र का मंथन करते हुए कुछ नया अमृत निकाल कर बाहर लाएंगे। और परिणाम बिल्कुल ठीक वैसा ही निकला। आपने आज के समय में युवाओं के मन रूपी समुद्र में जितनी तरह की लहरें उठती हैं, जितनी गहराइयां हैं और जितनी तरह की गहराइयां हैं, उन सब के बीच से कैसे, किस प्रक्रिया के माध्यम से आज के समय के लिए अमृत फिर से अर्जित किया जा सकता है, उस पर आपने बहुत विस्तार से बात की, और हम लोग सुनकर बहुत गदगद भी हुए और ज्ञान समृद्ध भी हुए। आपकी बात बहुत सही है कि युवा समाज की सबसे बड़ी उत्पादक इकाई होते हैं, इसलिए चाहे आर्थिक पूंजी हो चाहे सामाजिक पूंजी हो, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट युवाओं में होना चाहिए। और ये हमारे समय की सबसे बड़ी गरीबी है कि युवाओं में इन्वेस्टमेंट का केंद्रीकरण अभी तक नहीं हो पाया है। बिल्कुल सही। यद्यपि बातें बहुत होती है,
प्रयास के बहुत सारे जो है एक्टिंग भी किए जाते हैं और हम सब कहीं ना कहीं उस एक्टिंग में शामिल भी रहते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थों में यह बात अभी भी पूरी तरह से संभव नहीं हो पाई है। आपने ये बात भी कही कि क्या युवा वर्ग आज़ादी का मतलब सिर्फ ये समझता है कि अपनी ज़िंदगी के लिए एक सुकून भरी व्यवस्था पालें, या फिर युवाओं के भीतर ये जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरी आज़ादी का मतलब समाज में कहीं ना कहीं कुछ सार्थक, कुछ फ्रूटफुल चीज़ें हों, इसका प्रयास भी है। और वैश्विक सर्वे का उदाहरण देते हुए आपने बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को समझाया कि कैसे भारतीय युवाओं के संदर्भ में भी ये बात पाई गई है कि वे न सिर्फ अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियों को अर्जित कर लेना ही आज़ादी के मायने के रूप में देखते हैं, बल्कि उनके भीतर एक निरंतर जिज्ञासा बनी रहती है और इस बात की तलाश रहती है कि हम अपनी किस तरह की भूमिका के द्वारा समाज के हित में बहुत कुछ योगदान कर सकें। तो ये युवाओं के बारे में एक बहुत सकारात्मक बात सामने उभर कर आई है। यद्यपि बाजारवादी व्याख्या के माध्यम से दो तरह की बातें लगातार चलती रहती है। एक तो युवाओं को बहकाया जाता है कि अहो रूपम अहो ध्वनि, तुम अपने में डूबे रहो, अपने खुशी की तलाश करो, यही तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। और दूसरी तरफ वही बाजार भोंपू बजा करके यह भी कहना चाहता है कि युवा जो है भटक चुका है, निरुद्देश्य हो चुका है, वो सही दिशा में नहीं जा रहा है। इन दोनों जालों के भीतर, इन दोनों बने और बुने हुए रास्तों के बीच से युवा किस तरह से नए मार्ग की तलाश में अभी भी सुचिंतित रूप से प्रयासरत है, इस बात को आपने बहुत बारीकी से हमारे सामने रखा और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से हमारे सामने आई। एक महत्वपूर्ण बात आपने जो कही वो ये है कि युवा होने का मतलब और एक आज़ाद मन की तलाश का मतलब सिर्फ बाहरी तौर पर उसे देखना समझना नहीं होता। हम सबका जो इंडिविजुअल अस्तित्व है, एक व्यक्तिगत हमारा अस्तित्व है, उसके दोनों मायने होते हैं। एक वैचारिक भावात्मक मायना भी होता है और दूसरा हमारे शारीरिक उपस्थिति भी उसका एक बड़ा अंश होता है। तो जैसे हम अपने विचारों और भावों को समझने और विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समृद्ध करने की कोशिश करते हैं, ठीक उसी तरह से इस युवा शरीर की गतियों को, भावात्मक लयों को भी समझने की जरूरत है। मेरी जानकारी में मैं नहीं जानता था कि शरीर का भी अपना एक भावात्मक लय होता है, लेकिन आपके व्याख्यान के बाद ये सुनकर मैं बहुत अचंभित भी हुआ और कुछ स्मृतियां ताजा हुई कि सही मायने में शरीर के भी अपने कुछ भावात्मक लय होते हैं और इस शरीर के भावात्मक लय और मन के जो बौद्धिक परिसर हैं, इन दोनों के बीच जब तक सही संतुलन स्थापित नहीं किया जाता, आज़ादी का सही मायना सही में न युवा अर्जित कर सकता है, न समाज अर्जित कर सकता है। आदर्श हमेशा बड़े होने चाहिए, इस तरफ आपने बार बार संकेत किया कि आदर्श बड़े होने चाहिए, क्योंकि आदर्श वो लाइट है जिसकी रोशनी में आप देखते रहते हैं कि व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से, एक राष्ट्र के रूप में आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, आपकी यात्रा सही पथ पर हो रही है या नहीं। तो इन तमाम संदर्भों में सर आपका व्याख्यान आज हम सब के लिए बड़ा उपलब्धिजनक रहा। व्याख्यान के अंत में सर मैंने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ क्वेश्चंस हम इनवाइट करेंगे, आमंत्रित करेंगे। अगर सहभागी लोग कुछ प्रश्न या जिज्ञासा सामने रखेंगे तो उस पर बातचीत के थ्रू कार्यक्रम का अंत होगा। मैं मित्रों से आग्रह करता हूँ कि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो आप जरूर साझा करें, जिस पर सर कुछ अपना प्रकाश डालते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। आप सब आमंत्रित हैं प्रश्न पूछने के लिए। किसी के मन में कोई जिज्ञासा हो आप चैट बॉक्स में भी प्रश्न रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सैयद मुबीन जहरा मैम से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कुछ प्रश्न रखना चाहेंगी। जी मैम, कुछ प्रश्न या जिज्ञासा? हाँ, नहीं, धन्यवाद अरविंद। और मैं प्रश्न तो हाँ है, कुछ प्रश्न है जहन में। पहले तो सर का बहुत धन्यवाद करूंगी, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने इतनी खूबसूरती से आजादी का महत्व कैसे आप उसको मेंटली और फिजिकली कैसे आप उसको महसूस कर सकते हैं। और क्योंकि मैं एक तारीखदां हूँ, एक हिस्टोरियन हूँ, तो मेरा ये मानना है कि, और एक टीचर भी है हम लोग, तो सर एक प्रश्न जहन में मेरे आ रहा था। वो मैं ये जानना चाहूंगी सर कि जैसे अक्सर हमारी युवा पीढ़ी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ा सा अपने, जैसा आपने कहा कि हम वो कंटेम्प्रेरी रूप में उसको अंडरस्टैंड करती है, तो उसको हम कैसे साइकोलॉजिकली, not as a historian but psychologically how to bring that importance
to the students? जैसे आपने कहा कि कुछ तारीख हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट की है जहां हम उस पार्ट हम उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी हम उससे करीब थे. I hope you're understanding what I'm trying to say. मैं शायद कन्वे कर पा रही हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता. तो आज का जो युवा है मतलब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम प्राइड फील कर रहे हैं, because history is not just about pride, it's also about some things that are not good. So how do you connect these psychological emotional conditioning to the youth? I really don't know, Ms. to give you the how part of the answer, that how it can be connected. But it's very important, and that has been proven psychologically by a number of scholars like Mendelbaum, Erik Erikson, and many others, that a generation which do not connect with certain elements of history is generally a generation forgotten in the history. It's not remembered. Now it is the responsibility. What is happening into this? That we will have to make a certain kind of shared understanding at the national level, that these elements of history, history is written, reinterpreted, subjected to various kind of formulation, umpteen number of a time by each generation, by each members. Any generation is also entitled to do and write the history. But certain kind of facts about the history, like Gandhi's and the Gandhi's role and the Gandhi's struggle of the freedom, that should be preserved and retained with as much purity, sanctity, and authenticity as possible, without people trying to tinker with it, tweaking with it, and giving a very distorted kind of a meaning. What happens that it creates a very, very discomforting confusion in the mind of the youth, that which version of the history is correct or this version of the history is correct, to do that, right? And that's what the many approach which historian take, like creating museums and the artifacts, preserving articles and the things used by these kind of people, certain symbols, certain kind of symbolic elements, artifacts which are preserved. Because, and to told very clearly the member of the new generation, that if you do not retain and remember the history of either your family, of your society, of the country, you would be totally forgotten and you would be like a rudderless ship, rudderless boat. So if you don't want to be a rudderless boat, learn to connect with a certain element of history. और इसी पर मैंने उदाहरण दिया कतर का, कि वो वहाँ की सरकार इतना ज़बरदस्त काम कर रही है मैम इसको लेकर के, कि वो अपने उससे वो छोटे छोटे पत्थर रेगिस्तानों से तलाश के ले आ रहे हैं, जिन पत्थरों पर वहाँ लोगों के रहने या बसने के कुछ निशान बचे हुए हैं, ताकि बताने के लिए कि what are the stages from which a country from a nomadic existence have become to at such a level of civilization and development. क्योंकि वहाँ की युवाओं की सबसे बड़ी चिंता है कि हम कौन है हमें पता ही नहीं है, और जब हमारे पास unless we have a well developed, well formulated sense of history about ourselves, we will also be feeling lost. वही identity के loss के और उसके झगड़े होंगे. कम से कम हिंदुस्तान में अभी तक, कुछ साल पहले तक नए members के लिए, and like I tell it to my own children that who are you, what is the tradition of family, who was my father, who was my grandfather, right? And I expect that it will continue. So the way family history is given, the way social history is given, society, socio-political history, it also depends, ma'am, that how history is taught. मैं आपको बताता हूँ, मुझे इतिहास का मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ ग्रेजुएशन में. मेरे समय में 3 सब्जेक्ट पढ़ने थे, और आई एम थैंकफुल टू दोज टीचर्स बिकॉज दे समवेयर दे बिकम पार्ट ऑफ माय आइडियल. वो हिस्ट्री पढ़ाते थे जब हमको, एशियन हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट था, तो वो मुझे उस दौर में सैर कराते थे लेक्चर से. वो लेक्चर से यूज टू टेक अस ट्रैवल, और वो जैसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो द वे ही विल डिस्क्राइब द अलेक्जेंडर आर्मी एंड ए टिपिकल फीचर ऑफ ए ग्रीक वॉरियर, आज भी मेरे जहन में बिल्कुल जज्ब है उनका डिस्क्रिप्शन,
कि किस तरह से वो आते थे, और उन्होंने कहा कि इसी तरह से पुरु की सेनाएं, पुरुष की सेनाएं इधर थी, और जो है कैसे इंडस के दोनों तरफ सेना. दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ द हिस्ट्री वेयर visually, psychologically you make the person travel into that part of the history first, and then taking out those elements of the history that what has been left and remained has contributed in making what we are today. So how part can only be answered that how history is taught. This is the first. Second thing, that certain factual, certain authentic elements of the history which are proven beyond any doubt, and there are elements into history. भाई कुतुब मीनार है ना एग्जाम्पल आपके सामने, इस तरह के एग्जाम्पल्स. अब कुतुब मीनार कैसे बनी इसको लेकर के 5 कहानियां भले प्रचारित कर दीजिए, बट रिटेनिंग दैट कुतुब मीनार वुड बी, आई थिंक, अ गुड सिंबॉलिक एक्ट फॉर creating those connecting bridges for the people. So this could be the ways by which we can make people, and the threat is that if you don't connect, you are lost, you are gone, you are doomed. Rather, the word doomed is, countries which have forgotten that history, you are doomed. All countries, even in the American, my granddaughter is studying in class 3 in US, and she's told about the American history, and she remembers all those, who was George Washington, who was George Abraham Lincoln. And now I'm trying to tell her, out of sheer sense of a loss, the freedom fighters of my country to her. And then I'm sending her small write-ups, and so what kind of historians have written a history book for the children? These efforts would be important. The how part can be answered with this. There they have written, they have done it. बहुत बहुत धन्यवाद सर. मुझे लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक का व्याख्यान सुनने के बाद आपके मन अरविंद सर. जी 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 विकास. हाँ, बस एक जिज्ञासा थी सर से बातचीत करने की, और अच्छा. मौके की तलाश में थे. जी जी क्या बात कर सकता हूँ सर से, पूछ सकता हूँ? जी सर, एक विकास सर एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सर नमस्ते. सर बहुत बहुत धन्यवाद सर. वादा नहीं है कि उत्तर दे पाएंगे. नहीं उत्तर की सर, उत्तर की नहीं सर, आपसे जितना आपसे बात करेंगे सुनेंगे सर, उसमें सीख जाएंगे सर. उत्तर की जिज्ञासा नहीं. सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने फिर दोबारा हर बार की तरह आप विचारों से ओतप्रोत कर देते हैं हमें, और हम लोग फिर सोचने के मजबूर हो जाते हैं एक नए तरीके से. सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. सर मैं सोच रहा था कि जिस तरीके से इतिहास बोध में आजकल के छात्रों के अंदर, या जो नई पीढ़ी जो आ रही है, जो समस्या देखने को मिलती है कि वो आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, और वो इतिहास को या राजनीतिक विज्ञान को या उन चीज़ों को पढ़कर भी आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही जब हम उनसे बातचीत करना शुरू करते हैं तो वो उन चीज़ों के बारे में ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं. और जब उनसे पूछते हैं कि ये तो आपने 11th में, 12th में या 6th 7th में भी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये एक समझ में नहीं आ रहा है कि ये हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, या जो एजुकेशन पूरा सिस्टम है, या जो पाठ्यक्रम है, या जो टीचिंग लर्निंग का जो हमारा जो बेसिक स्कूल लेवल पर जो एक तरीका है, जिसको के माध्यम जो कहें, उसमें क्या समस्या हो सकती है, ऐसी समझ में नहीं आती है कि छात्र जिन चीजों को पढ़कर भी आ रहे हैं, जिन चीजों को वो पास कर आ रहे हैं, लेकिन उन चीजों के बारे में, उसकी जानकारी के बारे में बहुत हद तक अनभिज्ञ रहते हैं. अधिकांशतः छात्र, बहुत सारे छात्र रहते हैं, पर ज्यादातर छात्रों में समस्या देखने की आती है कि इतिहास की जानकारी, और इतिहास का मतलब मेरा पुराना नहीं सर, इतिहास का मतलब जो हमारा 20वीं शताब्दी का जो इतिहास है, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास है, उसके संदर्भ में भी बिल्कुल ही अनभिज्ञ रहते हैं. गांधी के बारे में, भगत सिंह के बारे में, नेहरू के बारे में, जो हमारे इतिहास की बहुत बड़ी घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जिक्र तो अलग चीज है, उन घटनाओं के बारे में, ये घटनाएं हुई थी और इसमें क्या हुआ था, इसके बारे में भी बहुत अनभिज्ञ रहते हैं. तो बड़ा ताज्जुब होता है ये देखकर कि जो स्टूडेंट पढ़कर आ रहे हैं एक किताब को, अब ये समझना बड़ा मुश्किल होता है कि वो किताब पढ़कर आ रहे हैं या नहीं पढ़कर आ रहे हैं, तो फिर इतने मार्क्स और इतने नंबर कैसे आ रहे हैं. तो ये बड़ा ही एक उलझन रह जाती है, उलझन हो जाती है कि कैसे शुरुआत करें हम पढ़ाना उनको, फिर कि जब बेसिक चीज बिल्कुल वो है, तो ग्रेजुएशन के लेवल पे फिर शुरू करने में हमें बड़ी समस्या होती है कि कैसे शुरू करें. समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ विकास जी.
इसके लिए जो मेरे मन में भी ये प्रश्न बार बार था, और इसीलिए मैंने बीच में एक दृष्टांत दिया था कि हम लोगों ने व्यवहारिकताओं पर और तात्कालिक व्यवहारिकताओं पर शिक्षा में इतना ज़्यादा ध्यान दे दिया है कि कोई विषय, कोई ज्ञान जो तात्कालिक रूप से व्यवहारिक या उपयोग में ना आने लायक हो, उस ज्ञान को हम लोगों ने दोयम दर्जे का ज्ञान बता दिया है। थ्योरेटिकल है, ये तो एकेडमिक है, ये तो आइवरी टावर नॉलेज है, इस तरह कर दिया जाता है। तो एक तो उस विमर्श को जरूरत थी, क्योंकि उपादेयता या उपयोगिता सिर्फ तात्कालिकता में नहीं होती है, उपादेयता बहुत लॉन्ग टर्म में भी हो सकती है। उसमें एक विचार की उपादेयता है कि आज एक विचार हमारे पास है, हो सकता है वो विचार तात्कालिक रूप से उपयोगी न हो क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं। उपादेयता काफी हद तक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। तो अगर एक विचार तात्कालिक रूप से परिस्थितियों के कारण उपयोगी नहीं है, इसका यह मतलब नहीं है कि विचार बेकार है। विचार बेकार है, ठीक है। और इसका मैं साधारण उदाहरण देता हूं कि आपने भी जब शिक्षा प्राप्त करने की सोची होगी, या आप जिस जगह पर पैदा हुए हैं उस जगह को छोड़ करके कहीं और जाके शिक्षा प्राप्त करने की सोची होगी, तो ये शॉर्ट टर्म में उपयोगी नहीं रहा होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उपयोगी है। तो इतिहास को भी इसी तरह से देखना पड़ेगा कि हम अगर इतिहास को शॉर्ट टर्म, जैसे मैं कितने दफा में सोचते हैं कि ये महापुरुषों के नाम पर या स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर सरदार पटेल मार्ग बना हुआ है, वहाँ जो है वो उसकी मूर्तियां लगी हुई हैं 10 यात्रा की, दांडी मार्च की। उसका इसका एक सिंबॉलिक मीनिंग होता है, उसको देखना और मन में उत्सुकता जगाना कि भाई ये कब की लगी हुई है, कैसे लगी हुई है। तो जो भी समाज, जो भी हमारी शिक्षा व्यवस्था इस तरह के प्रतीकों को, जो इतिहास बोध की तरफ हमें संवेदनशील करते हैं, हमें थोड़ा सेंसिटाइज करते हैं, जो भी उसकी तरफ उसको जोड़ता और लगाता है, वह समाज में इतिहास बोध कभी मरने नहीं पाता है। क्योंकि इतिहास बोध का मर जाना, मैं मानता हूं कि सभ्यताओं के मरणासन्न होने की कहानियां हैं। सभ्यताएं मरणासन्न हो जाएंगी, और इसके बड़े सारे उदाहरण हैं सभ्यताओं में भी। जैसे कि स्पार्टा की सभ्यता के बारे में भी यही कहा जाता है, और उसके बारे में लिखा गया है कि उन्होंने सिर्फ लड़ाई को अपनी प्रैक्टिकल रियलिटी मान ली थी, और उनकी स्कूली शिक्षा और जीवन का सारा व्यापार उसी के ऊपर आधारित होता था, जो लोगों को और समाज के सदस्यों को सिर्फ युद्ध के लिए तैयार कर सके। तो युद्ध कला की शिक्षा, युद्ध के आयुध बनाने की कला, इसी के इर्द गिर्द बाकी सब चीजों को उन्होंने अव्यवहारिक घोषित कर दिया था। नतीजा हुआ कि 100 साल में वो सभ्यता समाप्त हो गई। स्पार्टा का कोई अवशेष जो है वो नहीं बचता है, जबकि एक समय अपने आप में बहुत समृद्ध और दूसरी थी। तो समाज में अनुभव में, समाज के अनुभवों में निरंतरता बनाने के लिए इतिहास के किन प्रतीकों का, किस प्रकार के रूपकों का और किस प्रकार के तर्कों की व्यवस्था समाज और सभ्यताएं करती हैं, यह उसमें एक तरह की कंटिन्यूटी, एक तरह की निरंतरता देगा। पहला है। दूसरा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने इतिहास बोध को बदलते वक्त के साथ, और ये मैं इतिहास विशेषज्ञों से भी कहना चाहूँगा कि जो लोग लिखते हैं उनमें जो प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सुंदर प्रयास किए जा रहे हैं कि इतिहास बोध को आधुनिकता से देखें। जैसे कि आप लोगों को जान करके थोड़ा आश्चर्य होगा कि डिज़ाइन, ह्यूमन डिज़ाइन जो बहुत मॉडर्न सब्जेक्ट माना जाता है, डिज़ाइन के क्लासेस, डिज़ाइन के कोर्सेज, और डिज़ाइन एक बहुत बड़ा डोमेन और फील्ड के रूप में इमर्ज हो गया है। गांधी के जीवन से डिजाइन और कल्चरल कनेक्टिविटी की बात के ऊपर यस बलराम, एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के पहले डायरेक्टर थे, उनका एक आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल में सिम्योटिक्स और सिंबॉलिक्स, कि कैसे गांधी ने अपने जीवन में डिजाइन का प्रयोग किया, अपनी सादगी का प्रयोग किया, और सादगी का प्रयोग करते समय उन्होंने समाज के उस आखिरी व्यक्ति को अपने निगाहों में रखा जो आखिरी व्यक्ति सबसे ज्यादा निर्धन और सबसे ज्यादा कमजोर और सबसे ज्यादा गरीब है। उन्होंने कहा, आप गांधी का पहनावा देखिए, आधे शरीर का वस्त्र ढका हुआ, जो एक आम आदमी जिसके साथ आइडेंटिफाई करता है। उनके हाथ में बांस की एक लाठी, उनका गोल फ्रेम वाला जो है वो चश्मा, उनके पैर में हाथ से बनाई हुई चप्पल। उन्होंने कहा ये डिजाइन की सिंप्लिसिटी और लार्जर सेंस ऑफ कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यस बलराम का आर्टिकल मेरे पास है, आप चाहें तो मैं उसको भेज सकता हूँ, देख सकते हैं आप उसको,
कि किस तरह से उन्होंने उस सिंप्लिसिटी डिजाइन, इसी तरह से उन्होंने गांधी और श्री कृष्ण की तुलना की है कि श्री कृष्ण ने अपने डिजाइन में किस तरह से मास को मोबिलाइज करने के सिंबॉलिक परिधान धारण कर रखे थे। अगर आप श्री कृष्ण का फोटो जो आम जगह प्राप्त हो जाता है या गांधी का फोटो जो आम जगह प्राप्त हो जाता है, और किस तरह से महाभारत के समर और स्वतंत्रता प्राप्ति के आंदोलन के बीच में एक तरह का पैरेलल एनालॉजी उन्होंने ग्रहण की है कि युद्ध की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और गांधी कृष्ण उस समय गीता के महाज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, और युद्ध की स्थिति में गांधी अहिंसा की बात कर रहे हैं। यह वही कर सकता है इसमें युग परिवर्तन करने की क्षमता हो। धारा के साथ तो मुर्दे बहते हैं, धारा के विरुद्ध खड़े। युद्ध मतलब आप स्वतंत्रता का संग्राम, शब्द देखिए क्या है, स्वतंत्रता संग्राम, और गांधी का अस्त्र क्या है, अहिंसा। संग्राम लड़ किससे रहे हैं, अहिंसा से लड़ रहे हैं। तो ये जो इतिहास बोध को फिर से एक आम आदमी तक पहुंचाने की शक्ति है, जो गांधी को महाभारत से जोड़ रही है और गांधी को आधुनिकता की डिजाइन से जोड़ रही है, यह काम अगर हिस्टोरियन की तरफ से आए, सिमियोटिक और सिंबॉलिक हिस्टोरियन की तरफ से आए, तो मुझे लगेगा कि उसका स्वाद कुछ और है, क्योंकि आया है एक व्यक्ति जो डिजाइन में इन्वेस्टेड है, जो डिजाइन का स्कॉलर है, उसकी तरफ से आया हुआ है। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर ये इतिहास इस तरह से रेखांकित किया जाता है या पुनर्प्रस्तुत किया जाता है नई पीढ़ी के सामने, युवा मन के सामने, तो मुझे लगता है उस इतिहास को युवा पीढ़ी, एक जिसको कहते हैं ना कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, सुबह रटो शाम को सफा, ये आमतौर पर पॉपुलर हम लोगों के बीच में दुआ हुआ करता था, ज्ञान तीर्थ को याद होगा। तो अगर इतिहास को सिर्फ तथ्य की पानीपत की लड़ाई कब हुई और बाबर और लोधी की लड़ाई कब हुई, ये तथ्य याद करने का रखेंगे, बल्कि उसको जीवन के हर पहलू से जोड़ने का, जिसका उदाहरण मैंने दिया कि उस एक लेख ने महाभारत से लेकर गांधी से लेकर के और आधुनिक डिजाइन, मॉडर्न डिजाइन के भी संप्रत्यय को एक सूत्र में बांध दिया अपने उस लेख में। अगर इतिहास का ये बोध प्रस्तुत होता है, तो ये आधुनिक जरूरत हमेशा इस बात की नहीं होती है कि युवा बदलते वक्त के साथ सिर्फ युवा बदले, बल्कि कुछ तरह की चीजों को भी युवाओं के हिसाब से बदलना चाहिए। एक पारस्परिकता का अगर नियम और बोध बनेगा, उस समय जाकर के लगता है कि ज्यादा डायनामिक, ज्यादा प्रोडक्टिव रिलेशनशिप होगी। मतलब एक शिक्षक प्रोफेसर होने के नाते मेरा ही मानना है कि हमेशा युवा को बदल के इतिहास को दिखाने की आप कोशिश करें, थोड़ा इतिहास को प्रस्तुत करने की विधि भी बता करके देखें, जिसका एक मैंने आपको उदाहरण दिया। तो शायद विकास जी जो प्रश्न उठा रहे हैं, इस प्रश्न का कुछ आंशिक उत्तर मिलता हुआ नजर आएगा। ऐसे कितने इतिहास के प्रस्तुतिकरण आपके पास हैं, और अगर हैं तो उस पर आप युवाओं की प्रतिक्रिया लेकर के देखिए, नई प्रतिक्रिया प्राप्त होगी आपको। विकास जी धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी विकास सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक नई तरह की जिज्ञासा रखकर सर की बातों को और भी विस्तार देने का स्पेस पैदा किया, और हम सब के भीतर भी कहीं ना कहीं इस तरह का प्रश्न रहता है आजकल के युवाओं का सामना करते हुए क्लासरूम में। तो उस प्रश्न को हमारी तरफ से भी रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात को बिना किसी लाग लपेट के आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर ज्ञानतोष कुमार झा सर से आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम को अंतिम रूप दें। सर प्लीज। धन्यवाद अरविंद जी। सर ने जो दरअसल विकास की जो चिंता थी वो ये कि इतिहास की कई बार उलट समझ के साथ विद्यार्थी बहस करते हैं कक्षाओं में, और तो इतिहास पढ़ाने और उसको इतिहास की विधि समझाने को बदला जा सकता है, लेकिन भ्रामक तथ्यों का जो प्रचार प्रसार होता है उससे भी लड़ना भी जरूरी है, और उसको भी बताना कि तथ्य सही है। चिंता दरअसल वो थी, और मैं समझता हूँ कि खास करके वो चूंकि आधुनिक भारत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीति विज्ञान के शिक्षक हैं, तो क्लास में कई बार उनका रूबरू ऐसे विद्यार्थियों से होता होगा। और सर ने जो बात कही है कि हम इतिहास को किस तरह से कंटेम्प्ररी समय में, समकालीन समय से उसको जोड़ें और उसको दूसरे तरीके से भी जोड़ को समझाएं, तो शायद समझना उनके लिए आसान होगा। तो ये
ये तो एक है कि स्वरूप गढ़ने को हम उस तरह से गढ़ सकते हैं सर, लेकिन मुझे लगता है कि जो तथ्यात्मक गलतियां अगर किसी के दिमाग में बैठा दी गई हो तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होगा। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है हम शिक्षकों के लिए, तो इसको भी कहीं ना कहीं हम सबको ध्यान में रखना होगा। सर, आपने जिस तरह से आज के अपने वक्तव्य में, और मैंने आरंभ में ही कहा था कि हर बार आपको सुनना एक नएपन के अंदाज से और अनुभव से गुजरना होता है, और उसी अनुभव से हम गुजरते हैं। इसलिए बार बार आप कहते हैं जोखिम लेना, और मैं कहता हूँ कि मैं जोखिम उठाता हूँ, क्योंकि जोखिम उठाने वाला ही कुछ नया बनाता है। तो ये भी एक सच है। और परंपराएं रूढ़ हो जाएं और विचार को बिल्कुल एक धारा में आबद्ध कर दिया जाए, तो आपने भी कहा कि वो जड़ता होती है, और हम जड़ होना नहीं चाहते हैं, हम गतिशील रहना चाहते हैं। इसलिए आपको बार बार सुन करके वो गति बनी रहती है, विचारों का लय और विचारों का आरोह और अवरोह होता रहता है, तो खिड़की खुली रहती है और उसमें नए नए विचार आते रहते हैं। आपने जिस तरीके से आज़ादी के मायने को हम लोगों को समझाया है, और सही बात मैं कहूँ ईमानदारी से कि जो अमृत महोत्सव में अमृत शब्द की जो व्याख्या आपने की कि युवा या हमारे जिस तरह से आज़ादी को लेकर के हम सोच रहे हैं, आज 74वें साल के अंत में और कल से 75वां साल हमारा शुरू हो रहा है, उसमें ये अमृत तत्व कैसे समाज के भीतर किस मंथन से निकलेगा और विश्व कौन ग्रहण करेगा, तो इसको भी समझने की जरूरत है। ये बहुत ही गंभीर और गहन चिंतन से निकली हुई बात है। मैं इस विचार को देने के लिए आपका अभिवादन करता हूँ, और आपके इस उद्बोधन से कई सारे नए पहलू की जानकारी मिली, नए विचार मिले, नए तथ्यों की जानकारी मिली, नई समझ मिली, और ये सिलसिला आगे भी हम जारी रखना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ कॉलेज की तरफ से, हम सबकी तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हर बार की तरह आपने हमारा उत्साहवर्धन भी किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आने वाले समय में आपके ऐसे ही विचारोत्तेजक उद्बोधन सुनने को मिलेगा, और कुछ नए विषयों पर हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।